हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी लाइफ साइंस 2018 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट थर्ड, एंड पार्ट थर्ड के अंदर क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 51 to 75। ओके, तो यहाँ पे वही है कि लाइफ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लाइक एक नेक्स्ट पार्ट और होगा, उसी के साथ आपका 2018 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑल ओवर यहाँ पे आपको 2019 एंड 18 इन दोनों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि लास्ट 5 ईयर की पेपर सॉल्व कराऊँ, बट मेरे पास 2017, 16 एंड 15 अवेलेबल नहीं है पेपर। अगर आपके पास किसी के भी पास अगर ये 2017, 16 एंड 15 पेपर अवेलेबल है, देन मुझे मेल कर सकते हो। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है? इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप इज 0.36। क्या दे रखा है? होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, रिसेसिव आप मान लो पी को हम डोमिनेट से डिनोट करते हैं एंड क्यू को आप रिसेसिव से डिनोट करते हो, तो रिसेसिव का आपका है 0.36 फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ कीपिंग हार्डी-विंगबर्ग लो इन अ प्लेस व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे आपको रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दैट इज द 0.36। ओके, एंड आपको डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हार्डी-विंगबर्ग लो इस प्रिंसिपल का अप्लाई करना है। तो आपको मैंने पहले ही बोल रखा था कि ये जो हार्डी-विंगबर्ग है उसके बारे में अच्छे से लर्न कर लो, क्या फार्मूला होता है, क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें डिटेल में। ओके, सारे अच्छे से, क्या उसका रूल है, क्या लो है, क्या लाइक कौन कौन से इसके पॉइंट्स है, तो सारी चीज़ें एक बार लिख लो। तो हार्डी-विंगबर्ग जो प्रिंसिपल है उसका जो फार्मूला होता है दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ओके, एक तो ये होता है, एंड दूसरा आपका ये होता है लाइक पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये तो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ना, ये सेकंड वाला फार्मूला मैंने बताया, ये आपका है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पे ये तो 2 अलील्स के लिए, ओके, अगर 3 अलील्स दिया जाता तो आपका आता p प्लस क्यू प्लस 8 देख लो। ओके, इसका स्क्वायर, तो ये आपका 3 अलील्स के बारे में अगर पूछा है तो 3 अलील का ऐसे होता है। तो ऑल ओवर ये 2 फॉर्मूलेज होते हैं, तो आपको लर्न करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि P प्लस क्यू, ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे देखो, आपको रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी पता है। ओके, रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी पता है, डोमिनेंट की पूछी गई है, तो क्यू की पता है, तो क्यू की कितनी है 0.36। यहाँ पे मैंने पुट किया 0.36 इज इक्वल टू 1। अब ये 0.36 सामने लेके गई तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.36, माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 0.64। ओके, तो ऑल ओवर आपका जो Q है वो मीन्स डोमिनेंट अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो निकल के आ गई, दैट इज द 0.64। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। ओके, कुछ नहीं है, हार्डी-विंगबर्ग लो के बारे में अच्छे से देख लेना, क्या क्या पॉइंट्स है, सारी चीज़ें आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, इसके रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54। फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज इन ग्लाइकोलाइसिस दिया आज नेट गेन ऑफ। तो यहाँ पे एटीपी पूछी गई, एटीपी दे रखा है, इसलिए आपको एटीपी के नंबर पूछे गए। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस में जब ब्रेक होता है तो उसके अंदर कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है वहाँ पे 2 पायरुवेट का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर आपका जो नेट गेन होता है दैट इज 2 एटीपी, 2 NADH एंड 2 NADH। ओके, तो यही सारी चीज़ें हमें मिलती है। ओके, तो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, एटीपी कितनी मिलती है आपको मिलती है एटीपी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ओके, नाउ ये चीज़ है कि जितनी भी साइकिल्स है आपके बायोकेमिकल साइकिल्स, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। एटलीस्ट उसके अंदर कितनी एटीपी निकल रही है, कितनी NADP निकल रही है ना। कभी कभी क्या होता है, NADP को भी एटीपी में कन्वर्ट करके लिखा जाता है टोटल एटीपी के रूप में। तो आप सारी चीज़ें एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, कि ग्लाइकोलाइसिस का मीन क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मीन होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का क्या मीन होता है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट। Now question number 53. 100 nucleotide long mRNA with stop codon include at the end of the sequence how many amino acid it may code for। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 100 न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड है 100 न्यूक्लियोटाइड। ओके,
mRNA के सीक्वेंस में 100 न्यूक्लियोटाइड है और उसके अंदर स्टॉप कोडन भी इंक्लूड है। ओके, आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी अमीनो एसिड। तो आपको पता है कि अमीनो एसिड 3 कोडन से मिलके बना होता है ना। तो यहाँ पे सीक्वेंस कितनी बनेगी, 99 का मान लो, 99 का अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है आपका 33 अमीनो एसिड, है ना। 33 आपका कोडन बनेगा। ओके, एंड हर एक कोडोन आपका 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो 33 आपका कितनी अमीनो एसिड को कोड करेगा, आपका 33 अमीनो एसिड को कोड करेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टॉप कोडन। यहाँ पे स्टॉप कोडन भी साथ में, तो स्टॉप कोडन साथ में तो एक को रिमूव कर दूँ, है ना। 33 में से एक को रिमूव कर दूँ तो कितने बचेंगे आपके 32। तो 32 अमीनो एसिड कोड होंगे। ओके, क्योंकि 33 कोड की सीक्वेंस मिलके आ रही है हमारे पास, बट एक को हमें रिमूव करना होगा क्योंकि वो स्टॉप कोडन है। तो स्टॉप कोडन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। ओके, तो ऑल ओवर आपका जो अमीनो एसिड निकल के आएगा दैट इज 32। ओके, 32 आपका आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट। कुछ नहीं है, सिंपल सा 99 न्यूक्लियोटाइड है। 99 न्यूक्लियोटाइड एक्स वाई ऐसे 3 का पेयर में बनता है। 3 पेयर न्यूक्लियोटाइड का एक कोडन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो 3 से मैंने डिवाइड किया, कितना आया 33। इसमें से एक अमीनो एसिड को निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि स्टॉप कोडन है तो एक निकाल दिया तो 32 बचे। तो 32 आपका 32 अमीनो एसिड बनेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। Now question number 54. Innate immune response is greatly depend on toll like receptor. जो innate जो response होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो आपका TLR पे toll like receptor के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, नाउ देयर आर मैनी टाइप ऑफ TLR। यहाँ पे बहुत सारे TLR प्रेजेंट है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के TLR प्रेजेंट है। ओके, नाउ TLR क्वेश्चन अब मैन यहाँ पे आएगा। TLR प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स बाय रिकॉग्नाइज। तो TLR इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कब, वो क्या करता है कि जो लाइक माइक्रोबियल है ना, कहीं पे भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ तो उसको ट्रिगर करेगा। माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड ट्रिगर जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, जो भी माइक्रोबियल का जो कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ओके, डिटेक्ट करेगा एंड ट्रिगर द एंटी माइक्रोबियल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। ओके, तो ऑल ओवर ये क्या करता है कि जो माइक्रोबियल कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। तो रिस्पॉन्स बाय माइक्रोबियल कंपोनेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, an antibody molecules in heterotetramer with heavy chain and 2 light chain। तो श्योर सी बात है हेटेरोटेट्रामेर कैसे हुआ, एंटीबॉडी का सिंपल डायग्राम कैसे होता है, ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये लाइट चैन है एंड ये आपकी हैवी चैन है। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या पूछा गया, द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी ऑन इट्स एंटीजन इज हाईली स्पेसिफिक एंड मीडिएट बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड। तो कुछ नहीं है कि ये एंटीबॉडी है एंड यहाँ पे जो एंटीजन बाइंड हो रहा है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड से इंटरेक्ट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन तो मैन अब आएगा, है ना, क्या चीज़ है, इन अ गिवन एंटीबॉडी एंटीजन्स कॉम्प्लेक्स हाउ मेनी डाइसल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी। तो ऑल ओवर आपको पूछा गया है कि जो एंटीबॉडी का है ये स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कितने होते देखो, एक तो वो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है ना, ये खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है, फिर एक दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, फिर यहाँ पे आपस में बनाते हैं, फिर खुद के साथ बनाते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। तो स्ट्रक्चर इस टाइप का आता है। ओके, तो यहाँ पे लाइक ये एंटीबॉडी है, वेरिएबल रीजन, वो रीजन 1 2 देखो कितनी है, टोटल गिनते हैं ना, वेट टोटल काउंट करते हैं। यहाँ पे आके 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 टोटल 16 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर आपका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है कितने हैं, 16 है। ओके, तो यहाँ पे बिटवीन दे रखा है तो 15 से 20 के बीच में, ओके 15 से 20 के बीच में 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट। ओके, कुछ नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में पूछा गया। तो ऑल ओवर यही चीज़ है कि जो आपका लाइक इम्यूनोलॉजी काफ़ी पूछा जाता है आपके यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि इम्यूनोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो अच्छे से लर्न कर लो, है ना। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बॉन्ड है, एंटीबॉडी का डायग्राम कैसा है, क्या चीज़ है, तो सारी एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज ले लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, carbon labeling is essential technique is tag the position of compound in the cell and monitor the progress of the reaction inside the cell।
इफ अ रेडियो लेबल ग्लूकोज C1 पोजिशन विच एटम ऑफ द पायरुवेट वुड बी डिटेक्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, तो उसका जो पहला नंबर कार्बन, लाइक ऊपर पे होगा पहला नंबर कार्बन। आपको पता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज ब्रेक होगा 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कार्बन को रेडियो लेबल किया है ना, एक कार्बन को रेडियो लेबल किया, मीन्स कार्बन नंबर 1 को रेडियो लेबल किया। तो ऑब्वियसली बात है कि जो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल होगा उसका जो नंबर 1 कार्बन होगा है ना, यहाँ पे होता है CH3 वाला, वो क्या होगा, आपको रेडियो लेबल दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है, लाइक उसका जो मिथाइल कार्बन है ना, पायरुवेट का जो मिथाइल कार्बन है ये नीचे वाला, वो आपको रेडियो लेबल दिखेगा। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। इसमें ये चीज़ है कि जब भी आप बायोकेमिकल साइकिल देखो है ना, बायोकेमिकल जब भी साइकिल देखो तो उसके अंदर ध्यान रखना कि जब एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो कार्बन है, अब ऑब्वियसली बात है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, वो 3-3 में कन्वर्ट हो रहे हैं है ना, 3-3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3-3 में जब ये जो कार्बन है 3-3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 कार्बन है और ये 3 कार्बन कैसे मूव किए। ओके, तो श्योर सी बात है, अगर पहला कार्बन लेबल है तो उसमें पहला यहाँ पे किसी एक पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन आपको लेबल दिखाई देगा ना, दोनों तो दिखाई देंगे नहीं। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे कार्बन्स का रोटेशन होता है, कैसे वो ट्रांसफर होता है। तो ऑल ओवर इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है और एक क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। इसको इस फॉर्म में ना देखिए, कभी कभी किसी और अलग बायोकेमिकल साइकिल के बारे में पूछ लिया जाता है। लाइक आपका कभी कभी क्या होता है, जो कैपिंग वाला प्रोसेस है उसके अंदर भी आपको पूछ लिया जाता है। लाइक उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉस्फेट, इस फॉस्फेट को लेबल किया है तो कौन सा फॉस्फेट यहाँ पे लेबल हुआ है, कौन सा रिमूव हुआ है। तो आपको ऑल ओवर यहाँ पे जो भी लाइक कैपिंग की प्रोसेस के अंदर आपको पता है 5' to 5' कैपिंग होती है ना, जी का 1 पी आता है, उसका 2 पी आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि इसका जो फर्स्ट पी है उसको लेबल किया, अब फर्स्ट पी को लेबल किया तो रिमूव हो जाएगा तो कोई भी लेबल दिखाई नहीं देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखा करो कि जब भी कोई 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल 2 में ब्रेक हो रहा है या फिर कोई रिप्लेस हो रहा है, तो कौन सा नंबर ऑफ कार्बन रिप्लेस हो रहा है, कौन सा नंबर ऑफ फॉस्फेट रिप्लेस हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, इफ द रेशियो ऑफ, यहाँ पे इफ द रेशियो ऑफ GT AG A+G एंड T+G इज इक्वल टू 0.6। ओके, DNA की जो फर्स्ट स्टैंड है 1 स्टैंड और डबल स्टैंड, तो यहाँ पे ये DNA की जो 2 स्टैंड होती है, ओके, उसमें से जो 1 स्टैंड है उसका जो रेशियो है A+T एंड T+G का, वो है आपका 0.6। ओके, नाउ देन व्हाट वुड बी द सेम रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अगर यहाँ पे इसका रेशियो 0.6 है तो इसके सामने वाली स्टैंड का रेशियो क्या होगा। ओके, तो वही चीज़ है कि अगर A है ना, अगर A है आपका तो A के सामने क्या होगा। अब देखो A के सामने क्या बनता है, T बनता है। ओके, एंड G के सामने क्या बनता है, C बनता है। तो यहाँ पे A है तो उसके सामने वाली जो सीक्वेंस है उसमें क्या बनेगा, T बनेगा। यहाँ पे G है तो उसके सामने वाले सीक्वेंस में क्या बनेगा, सामने वाले सीक्वेंस में क्या बनेगा, लाइक यहाँ पे G है तो यहाँ सामने वाले सीक्वेंस में बनेगा C आपका। ओके, नाउ आपको क्या करना होगा, लाइक ये सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ पे आपका A+G अपॉन T+C इज इक्वल टू कितना है आपका 0.6 है, ओनली 1 स्टैंड बोला गया। ओके, तो ध्यान से सुनना क्या होता है इसके अंदर, इसके सामने वाले की सीक्वेंस पूछी गई है, सामने वाले का रेशियो पूछा गया है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जिसका ऑपोजिट होगा, लाइक अगर A+G है तो उसका सामने वाले क्या होगा, T+A का क्या होता है, T आता है, G का क्या होता है ऑपोजिट, C होता है। ओके, नाउ यहाँ पे T है तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, A आएगा, C है तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, G आएगा। ओके, लाइक अगर यहाँ पे 0.6 A+C एंड T+C इज 0.6 है तो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो गया। देखो यहाँ पे T ऊपर आ गया, ये ऐसे हो गया, तो आपका ये जो रेशियो होगा 1.1 अपॉन 0.6 होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, दैट इज 1.6। ओके, इस ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। समझ में आया। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा DNA की 2 स्टैंड होती है ना, एक स्टैंड ये एक स्टैंड ये, यहाँ पे एक स्टैंड का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, A+G T+C इज इक्वल टू 0.6। इसका जब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री T होगा, G का C होगा, T का A होगा एंड C का G होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है रेशियो, देखो अगर आपको देखता है A+G इज इक्वल टू 0.6 ये रेशियो आ रहा है तो ये ऊपर चला गया
एंड ये नीचे चला गया, ऐसे हुआ तो ये सीक्वेंस होगी, इसके नीचे 1 रख लो तो 1 ऊपर चला गया एंड 0.6 नीचे आ गया। तो ऐसे करके आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.6, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58, एडेनिन एंड थाइमिन इन वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 200 A0 एंड 3 इतना। ओके, तो यहाँ पे ए एंड टी इन दोनों का जो आपका वन स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू दे रखी है आपका लाइक 2800 प्लस 3800। ओके, इसको जब रेशियो आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा लाइक 6600 है ना, ये आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसमें क्या दे रखा है देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ बेस इन अ सिंगल डीएनए, यहाँ पे टोटल बेस कितना दे रखा है 1000 दे रखा है। ओके, 1000 दे रखा है, व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्वानिन एंड द ग्वानिन इन द होल डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो आपको यहाँ पे जी की कंपोजिशन पूछी गई है, तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एंड टी की सीक्वेंस कितनी है आपकी 28 प्लस 38,000 इज इक्वल टू 66,000। ओके, टोटल सीक्वेंस कितनी है 1000, तो 66,000 में से 1000 माइनस कर दो, है ना, 10,000 है ना, सॉरी 10,000 माइनस कर दो तो आपका आंसर निकल के आएगा 34 जी। ओके, 34,000। ओके, अगर यहाँ पे 34 है तो आपका जो आंसर है दैट इज द 34, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो जी की सीक्वेंस होगी वो आपकी होगी 34। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, व्हाट इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स टू बी कैलकुलेट नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल है तो नैनो पार्टिकल की जो पावर होती है दैट इज द 10 की पावर -9 मीटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू प्लेटीहेल्मिंथेस। तो प्लेटीहेल्मिंथेस में कौन से बिलोंग करता है, तो आपको पता ही है इसमें सबसे ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट, दैट इज द सिस्टोसोमा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट, वो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस से बिलोंग करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन टाइगर मॉस्किटो। कुछ नहीं है, एडिस मॉस्किटो, जो भी मलेरिया सॉरी डेंगू कॉज करता है ना, वो आपका एडिस मॉस्किटो, वो भी कौन सा वाला, वो है आपका एडिस एल्बोपिक्टस, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस सुगर आर प्रोड्यूस फॉर्म। तो यहाँ पे सुगर किससे बन रहा है, कुछ नहीं है, फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल फॉर्मूला आपको लर्न ही होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 प्लस 6H2O दैट इज द C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस O2, है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका फोटोसिंथेसिस का। तो ध्यान से सुनना, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें होती है ना। तो आपको क्या करना है कि ये रहा आपका फूड, है ना, शुगर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, ये रहा शुगर। अब ये शुगर मॉलिक्यूल किससे बना, तो ध्यान से देखना, ये जो CO2 होता है वो बनता है आपका शुगर जो शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है इन द प्रोसेस ऑफ, ये होता है रिडक्शन प्रोसेस। ध्यान रखना, रिडक्शन प्रोसेस होगा मीन्स ऑक्सीडाइज होगा ना, तो रिडक्शन प्रोसेस होगा तो इस कंडीशन में CO2 कन्वर्ट होगा आपका C6H2O6। ऑल ओवर आपका जो शुगर मॉलिक्यूल से किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्प्लिट होकर आपका ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ये जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीजन किससे बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से बन रहा है। ओके, सॉरी ऑक्सीजन किससे बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से बन रहा है। एंड जो C6H12O6 मीन्स शुगर किससे बन रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। एंड ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पूछा जाता है कभी कभी कि ये जो C6O6 है उसका कैसे बना, रिड्यूस होके बना या फिर ऑक्सीडेशन होके बना। तो ध्यान रखना वो रिडक्शन होके बना। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, यूनिसेलुलर यूकैरियोट आर ग्रुप इनटू। तो यूनिसेलुलर है ना, एक सेल यूकैरियोटिक सेल है, वन सेल यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है, वो होती है आपकी प्रोटिस्टा के अंदर आता है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। तो और अगर आपको क्या लर्न करना है कि जितने भी चाहे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन दे रखे किसके बेसिस पे दे रखे एंड इसका जो साइंटिस्ट है कौन है। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 64,
we have to classify all the organism into a various categories based on the certain morphology and the molecular similarities. हमने क्या किया कि उसकी मॉलिकुलर बेसिस एंड उसकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर इन सब में डिवाइड किया. ओके, नाउ विच लिमिट ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ विच यूनिट ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ जीन. तो यहाँ पे कौन सी यूनिट है, लाइक कौन सा ऑर्डर, जीनस, फाइलम कौन है ऐसा जिसमें जो होता है जीन का फ्लो होता है ना, वो हमें अलाउ करता है फ्लो ऑफ जीन. तो फ्लो ऑफ जीन का कुछ नहीं होता है, सिंपल सा लाइक ये एक पॉपुलेशन है, कहाँ पे क्या बीट, हाँ ये आपकी एक पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है, दो डिफरेंट पॉपुलेशन है, मीन्स स्पीसीज तो सेम होगी. यहाँ पे लाइक अलील से बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो सब में जो अलील की फ्रिक्वेंसी होगी वो अलग अलग होगी, है ना, अलील की फ्रिक्वेंसी होगी. तो कुछ नहीं, एक ऑर्गेनिज्म उठ के यहाँ पे इस पॉपुलेशन में चला जाता है. तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म गया, मीन्स जीन का क्या हुआ, फ्लो हुआ, जीन का फ्लो हुआ, दैट इज द मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ. तो वही है कि स्पीसीज में जीन फ्लो होता है वो स्पीसीज के बीच में होता है. ओके, तो वो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म है, दो स्पीसीज अलग अलग, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है. एक ऑर्गेनिज्म उठ के यहाँ इस पॉपुलेशन में चला गया, तो वही हो गया कि उसके अंदर जो जीन का जो फ्रिक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी, उसमें थोड़ा चेंज आया है ना. तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका होगा दैट इज द स्पीसीज. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 65. Chloroplasts in the site of photosynthesis which occur in the presence of light following reaction occur in chloroplasts in the presence of. तो वो ये है कि थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन होती है ना, उसके ऊपर या थाइलोकाइड मेम्ब्रेन की फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस सेकंड पार्ट है ना, ऐसे करके आपका जो लाइट रिएक्शन होती है ना, लाइट एंड डार्क रिएक्शन. तो इसके अंदर जो थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ना, साइटोक्रोम B6 भी आएगा, ATP सिंथेसिस भी आएगा. तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो लाइक आपका जो प्रोसेस है ना, कुछ नहीं करना है, बॉटनी के अंदर आपको सिर्फ एक टॉपिक लर्न करना है. कौन सा वाला, जो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, उसको जेड स्कीम फॉस्फोराइलेशन एंड कपल रिएक्शन भी बोला जाता है ना. तो ऑल ओवर इसके बारे में लर्न करना. एक ये भी चीज़ लर्न कर लेना कि जो इमिशन एनहांस इफेक्ट क्या होता है ना, रेड ड्रॉप क्या होता है, ये 2-3 टॉपिक से आपको अच्छे से लर्न कर लेना. तो ऑल ओवर इसके अंदर सारे प्रोसेस होते हैं. सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट. ओके, तो ये प्रोसेस आपको जब भी पता होगा जब आपको उसके अंदर फॉस्फोराइलेशन वाला जो टॉपिक साइकिल है ना, साइक्लिक साइकिल, वो आपको लर्न होगा, तभी आपको ये पता होगा. सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Rubisco 1,5 bisphosphate is an organic substance evolved in photosynthesis. Rubisco is generated 3C cycle. Okay. Now the 3 molecule of Rubisco are generate form. तो यहाँ पे जो 3 molecules है Rubisco के किसके थ्रू जनरेट हुए. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रूबिस्को का जनरेशन वाला एक साइकिल होता है ना, तो वो भी लर्न कर लेना. उसके अंदर लाइक क्या होता है कि लाइक ये जो ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट है, 6 ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट बनाएगा आपका 3 मॉलिक्यूल्स रूबिस्को है ना. तो ऑल ओवर अगर यहाँ पे 6 रूबिस्को बन रहा है तो वहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट यहाँ पे 3 बन रहा है तो आपका 6 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल होगा. तो कुछ नहीं करना है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको. ये जो एक साइकिल होता है ना रूबिस्को का, लाइक आपको क्या करना है कि C3 साइकिल लर्न कर लेना, C4 साइकिल लर्न कर लेना, एंड जो C3 साइकिल के अंदर जो रूबिस्को का फॉर्मेशन होता है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है एक, तो वो भी एक बार लर्न कर लेना. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है वो उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP है ना, तो वो वाला साइकिल लर्न कर लेना. Now, question number 67. Polymerization of Okazaki fragment during replication is mediated by. तो जो ओकाजाकी सेगमेंट है ना, तो ओकाजाकी सेगमेंट आपको पता है कि वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन का सिंपल मीन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होना है ना. अब न्यूक्लियोटाइड आपका ऐड हो रहा है. ओके, तो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कौन कर रहा है, वो डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है. ओके, तो आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो आपका लाइक लीडिंग एंड लैगिंग दोनों स्ट्रैंड पे वर्क करता है. सो ऑल ओवर पॉलीमराइजेशन करता है. सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट. ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर्स एक्टिविटी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर एक्टिविटी क्या होती है? लाइक रिवर्स मीन्स वापस पीछे जाना, ट्रांसक्रिप्टर्स क्या होता है? लाइक डीएनए से आरएनए बनना, ओके, डीएनए से एमआरएनए बनना। नाउ रिवर्स पूछा गया, वापस पीछे जाएगा तो एमआरएनए से सीडीएनए बनेगा, ओके, एमआरएनए से सीडीएनए बनेगा। ध्यान रखना ना, कहीं के पूछा भी गया था कि डीएनए बनता है या फिर सीडीएनए बनता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सीडीएनए बनता है, ओके, तो सीडीएनए बनता है। तो यहाँ पे पीछे गया तो यहाँ पे उसी प्रोसेस को बोलते हैं एमआरएनए से सीडीएनए बनना, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे किसके अंदर होता है? तो यहाँ पे आपका जो टीलोमरेज है, टीलोमरेज आपको पता है कि टीलोमरेज में क्या होता है, आपको बताया कि ये वाली जो सीक्वेंस होती है क्रोमोसोम के ऊपर वाली, वो टीलोमरेज होती है। टीलोमरेज क्या होता है कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, वो जो एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस है ना, सॉरी, एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस है, उसके अंदर क्या होता है कि लाइक आपको पता है कि हमारे अंदर एजिंग क्यों आती है, हमारे अंदर हम बुढ़े क्यों होते हैं, हमारे अंदर एज क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो एंड जो सीक्वेंस है वो जो एंड जो सीक्वेंस होती है वो रिमूव हो जाती है ना। बट हमारी बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स है, उनके जो स्टेम सेल्स होती है उनके अंदर टीलोमरेज एंजाइम एक्टिविटी होती है। इसकी वजह से ये स्टेम सेल बोलते हैं ना अमर है, क्योंकि उसकी कभी डेथ नहीं होती, उसकी कभी एज नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? उसके अंदर टीलोमरेज सीक्वेंस पाई जाती है। वो तो हमारे अंदर होती है बट हमारे अंदर इतना वर्क नहीं करती है, वो ओनली स्टेम सेल के अंदर वर्क करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि जो टीलोमरेज है वो एक एज ए एमआरएनए वर्क करेगा, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी करेगा, ओके, एंड वो क्या करेगा कि टीलोमरेज एक नॉर्मल सा आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस है, वो क्या करेगा वापस डीएनए बनाएगा, है ना। तो ऑल ओवर आरएनए से डीएनए बनना, दैट इज द आरएनए से डीएनए बनना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो यहाँ पे किस में हो रहा है? ये एक्टिविटी हो रही है आपकी टीलोमरेज से। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 69, तो आपका ऑल ओवर ये जो लाइक टीलोमरेज वाला जो टॉपिक है बहुत पूछा गया है ना, कहीं पे सीक्वेंस पूछी गई तो कहीं पे क्या पूछा गया, तो ऑल ओवर आपको लर्न होना चाहिए, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 69 अगेन बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। एमआरएनए आर कोडेड फॉर डीएनए सीक्वेंस, दैट डीएनए सीक्वेंस वुड कोड फॉर एमआरएनए मॉलिक्यूल्स विद सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? कुछ नहीं है, ये जो सीक्वेंस दे रखी है वो आपकी दे रखी है एमआरएनए की सीक्वेंस, ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डीएनए लाइक ऐसे लर्न करो आप कि देखो ये आपका है टेम्पलेट डीएनए एंड ये आपका है कोडिंग डीएनए, ओके, कोडिंग डीएनए, ये आपका है टेम्पलेट डीएनए। तो यहाँ पे जो टेम्पलेट डीएनए उसके जस्ट ऑपोजिट में आपका एमआरएनए बनेगा, है ना। एमआरएनए इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होगी एंड इसकी सेम कॉपी कौन होगी? डीएनए होगी, है ना, डीएनए होगी, ये वाला ऊपर वाला कोडिंग सीक्वेंस। तो वही चीज़ दे रही है, तो आपको यहाँ पे कोडिंग है, कोडिंग डीएनए सीक्वेंस पूछा गया है। तो कोडिंग डीएनए सीक्वेंस के लिए आपको क्या करना होगा? लाइक आपका एमआरएनए दे रखा है, एमआरएनए की सीक्वेंस दे रखी है आपको, दैट इज द AUGCC, है ना। तो आपको डीएनए की सीक्वेंस दिख ली है, तो डीएनए की कोडिंग सीक्वेंस की सेम ही होती है, तो आपका ए का यही रहेगा, ए का ए रहेगा, बट यू की जगह आपका क्या आएगा? टी आ जाएगा, है ना, एंड यू जी का जी रहेगा, जी का आपका लाइक टी हो जाएगा, है ना, सी और सी का आपका क्या हो जाएगा? टी एंड टी। तो ये सीक्वेंस देखो आपकी कहाँ पे दे रखी है, ओके, तो आपका दे रखा है यहाँ पे लाइक ना जी का यहाँ पे सी आएगा ना, तो ये सीक्वेंस देखो AATCCT, तो AATCCT ये रे आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, ओके। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या होता है, ये टेम्पलेट है और इसके सामने वाली कोडिंग है। आपको एमआरएनए दे दिया गया है, आपको पूछा गया है कि कोडिंग सीक्वेंस क्या है, तो कोडिंग सीक्वेंस जो एमआरएनए होता है उसकी जिस सेम ही होती है, कोडिंग के सेम होती है और टेम्पलेट के ऑपोजिट होती है। तो कोडिंग के सेम है तो सेम सीक्वेंस देख लो, ओनली बस बेसिक डिफरेंट ये आएगा, ये एमआरएनए में आपका लाइक जो टी आरएनए वो रिमूव हो जाएगा, सी आ जाता है ना, तो टी को सी को ऐड कर दो, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। वापस वीडियो पॉज करो फिर अच्छे से देखो, ओके। Now question number 70, the post transcription processing mRNA in a root process inside the cell in order to complete the process of translation, post transcription mechanism like capping होना, है ना, poly A tail लगना, ओके, एंड आपका इंट्रॉन जो भी हो तो रिमूव हो ही जाता है ना। तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या पूछा गया है, mRNA डू नॉट हैव, तो mRNA के पास क्या चीज़ नहीं होती है ना, mRNA के पास क्या चीज़ नहीं होती है।
तो आपको पता है कि mRNA की जब प्रोसेसिंग होता है, जो आपका पॉली ए टेल तो होगी, स्टार्ट कोडन होगा, है ना, तभी तो वो जाके राइबोसोम बाइंड होगा, तो स्टार्ट कोडन भी होगा, एक्सॉन तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है इंट्रॉन रिमूव होता है, एक्सॉन थोड़ा ना होता है, एक्सॉन के भी ऊपर यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, तो इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा। ओके, आपके पास प्रोमोटर नहीं होगा, क्योंकि प्रोमोटर का यूज़ एमआरएनए पे नहीं है, वो ओनली आपका डीएनए के ऊपर होता है, एमआरएनए सीक्वेंस में नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट, बी। ओके, प्रोमोटर। Now, question number 71. The amino acid are decoded by tRNA following mRNA sequence. Which amino acid has only single codon? तो कुछ नहीं है, सिंगल कॉडन के बारे में पूछा गया, तो मॉलिकुलर वेट आप लर्न कर लेना, MW। ओके, M इज द मिथियोनिन, W इज द ट्रिप्टोफैन। ओके, ट्रिप्टोफैन का शॉर्टकट बोलते हैं W। तो मिथियोनिन एंड W ट्रिप्टोफैन एक ऐसे अमीनो एसिड है जिसका जो कोडोन है वो ओनली एक ही है। ओके, एक अमीनो एसिड का एक ही कोडोन है, तो लर्न कर लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका सिंगल कोडोन ट्रिप्टोफैन। ओके, मिथियोनिन दे नहीं रखा, ट्रिप्टोफैन दे रखा, सो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पॉलीमर चैन रिएक्शन। तो पॉलीमर चैन रिएक्शन पीसीआर का जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वही होता है डीनेचर होता है ना, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड होते हैं उसको डीनेचर करना है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करना, तभी तो आपका जो एक्सटेंशन होगा। तो ऑल ओवर पीसीआर का आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं ना, तो पीसीआर आपको अच्छे से लर्न कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 74, अ मैन ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी, एक मैन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। नाउ मैरी विथ बी ब्लड ग्रुप, वुमेन का ब्लड ग्रुप बी है। ओके, उसके फादर का ब्लड ग्रुप बी है। ओके, उसके फादर का, द चिल्ड्रन ऑफ द मेंशन, तो इनकी चिल्ड्रन कितने होंगे? तो श्योर सी बात है, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो ओ तो आने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ओ तो रिसेसिव ये वाली कंडीशन में आएगा, अगर इनमें से दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तभी ओ आता, तो ओ तो होगा नहीं, क्योंकि ए तो आपका ए बी है ना, तो इस कंडीशन में ओ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, आंसर निकल के क्या आया आपका ए बी एंड ए बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ओके, अदरवाइज क्रॉस करके भी देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, ओके, द पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल क्लॉक इज, तो कौन सा पार्ट बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है? तो ध्यान रखना हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में भी अच्छे से देख लेना, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा क्या चीज़ होता है ना, कौन सी क्या हार्मोन्स क्या फंक्शन करता है, इसका प्रिकर्सर कौन है, तो सब चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, सो यहाँ पे हमने बात की 25 क्वेश्चंस की। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 2019 का पेपर भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। रही बात 2017 की, जब भी मेरे पास पेपर कोई भी स्टूडेंट मुझे सेंड करेगा, मैं उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।